तो उसमें हमको जाना था। तो अब फिर मैं बोली हूँ कि मैं 3 बजे जैसे ही खत्म हो जाता है मैं आ जाऊंगी, और आप जो है तब तक उसको देखिए। अरे सर, और बताइए सर, आप ठीक है? हाँ, बहुत ठीक है। और यही बहुत से लोगों को इनवाइट किया मैंने, बहुत से लोगों को बोला है। सर देखिए आज जो है अब तो मुझे डर लग रहा है। नहीं, कोई डरने की बात नहीं। कई बार बच्चों को ये होता है कि आप आइए, ज्वाइन करिए तो आपको कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बहुत से लोग कहे कि हमको सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। कई लोगों ने हमको मैसेज किया कि सर्टिफिकेट चाहिए। हमने कहा भाग लीजिए, आप आइए, जरूर मिलेगा सर्टिफिकेट भाई। हाँ बिल्कुल सर। तो ये है कि बनारस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी सर, वो तो आप बोलेंगे ही। और तो सर आप थोड़ा सा हाँ सर बताएं। वही मैं कह रहा था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसे तो हिंदुस्तान के जो बहुत से शहर हैं, सब पर इस तरह से काम किया जा सकता है कि इलाहाबाद की क्या भूमिका है, या कलकत्ता की क्या भूमिका है, मद्रास की क्या है, या बॉम्बे की, सर हम लोग मिर्जापुर की क्या। मिर्जापुर पे हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि काशी का मिर्जापुर का तो जो हमने एक फेसबुक पर लिखा भी था कि 1857 के विद्रोह में मिर्जापुर की क्या भूमिका थी, कि उस पर एक MS शेरिंग जो बनारस पर लिखा है इन्होंने, वो 1857 के विद्रोह के समय मिर्जापुर के एक चर्च के मुखिया थे। तो उन्होंने लिखा है मेमोइर्स में कि जब हम हुआ कि चर्च के लोगों को मार दिया जाएगा, तो मैं वहां से गंगा जी में चला गया, और गंगा जी में मेरा छोटा बच्चा था, मेरी पत्नी थी, हम लोग इलाहाबाद की तरफ बढ़े। और जब इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहे थे तो उधर से एक गया की कोई जो है जमींदारिन थी, वो आ रही थी, महारानी या जमींदारिन। तो उनके जहाजों का जो बेड़ा था, उन लोगों ने हम लोगों को सूचित किया कि आप इलाहाबाद में मत जाइए, बड़ी मारकाट मची हुई है। तो फिर हम लौट के आए, और मेरी बेटी को जो दूध चाहिए था, तो वहां पर उन्होंने, महारानी ने भिजवाया। फिर मैं बनारस में आकर के उतरा, तो बड़ा जीवंत वर्णन किया है उन्होंने। और मिर्जापुर में और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक समकालीन व्यक्ति ने जो नरेशन किया कि वहां पर इस तरह का बवाल हुआ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हमें लगा। MS शेरिंग ने लिखा है ना सर? MS शेरिंग की किताब का नाम है रोल ऑफ चर्चेस इन 1857। 1857 में चर्चों की भूमिका। तो उस पर ये एक मिर्जापुर पर एक बहुत अच्छा प्रतिबिंब हो रहा है। हाँ जी सर। और सर इसी तरीके से अब हम जो है एक बच्चे को एक ऐसे ही कुछ टॉपिक पे काम करा रहे हैं कि बनारस के मठों पर, कि क्या मठों की भूमिका रही है मतलब स्वतंत्रता संग्राम में, और इसके अलावा मठ जो पैरेलल कैसे काम किए। हमको प्रेरणा सर, जब मैं गई थी वहां पे अयोध्या गई थी सर, तो हनुमानगढ़ी गई, तो वहां पर एक पुजारी जो हमको दर्शन कराने के लिए ले गए, तो उनके यहाँ हम थोड़ी देर चाय पानी किए, तो बात करते करते मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि ऐसा अवसर, पता है वहाँ के जो हनुमानगढ़ी में जो लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे कुछ कास्ट सिस्टम का नहीं है कि केवल ब्राह्मण वर्ग ही रहेगा, सभी कास्ट के लोग हैं वहाँ पे जो पुजारी हैं। जी। हाँ, और सर इसके अलावा दुनिया मतलब वहाँ पूजा पाठ का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से है कुछ, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने यहाँ बनारस में जो ट्रेडिशनल पूजा पाठ जैसे होता है उससे अलग है। और वहाँ पता चला कि सर मिडिवल पीरियड में जो सल्तनत या मुगल पीरियड की जब बात करें, तो यहाँ पे ये लोग बड़ी लड़ाई लड़े हैं, और इसीलिए अखाड़े रहते थे, अखाड़े में जो प्रैक्टिस करते थे, शरीर को बहुत मजबूत बनाते थे। उसके बाद जो है ये इनका अपना पूजा पाठ पैरेलल चलता था। मतलब कहने का तो योद्धा भी थे ये उस समय के। जी। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताया कि मठों की जो भूमिका है वो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक रही है। और जैसे चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी चर्चा होती है, उनके जीवनी के, कि कैसे वो किसी एक मठ में ही बहुत दिनों तक रहे। कुछ थोड़ा हंसी भी आती है सुन करके कि वो लोग इंतजार कर रहे थे। खैर ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मठ का जो बूढ़ा मालिक है
ये इसका देहांत हो जाए तो चंद्रशेखर आजाद उस मठ के मालिक हो जाए, तो जिससे कि उसके सब पैसे को स्वतंत्रता सेनानी लोग यूज कर सके। लेकिन बहुत थक गए वहां रहते रहते। खैर वो तो बेचारे यंग ही एज में शहीद हो गए, लेकिन उन लोगों को उतना धैर्य, फिर वो वहां से चले गए। एक उनके जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे, धैर्य का बड़ा अभाव रहता है, तभी तो अभी इलाहाबाद वाला कांड देख ही रहे हैं। जी वो वो तो इलाहाबाद वाला तो समझे बड़ा, क्योंकि मठों के पास इतनी संपत्तियां आ गई ना। जो इलाहाबाद का मठ है, क्या कहा जाए, टॉपिक आपका जो है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन इलाहाबाद का तो ये था कि बताते हैं लोग कि अगर किसी को 10 करोड़ रुपया कैश चाहिए तो वहां के महंत जी से कह देता था तो कैश जो है 10 करोड़ दे देते थे। मतलब कैश, इतना उनके पास पैसा रहता था। तो मठ जो है वो बहुत ही धन के केंद्र और व्यक्तियों के भी केंद्र रहे। इसीलिए देखिए राजनेता लोग भी सब मठों में ही जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। हाँ सर बिल्कुल। और आजादी के लड़ाई के दौर में मठों की क्या भूमिका थी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कि कई बार, अब ये तो एक अलग विषय है, लेकिन गांधी जी को लेकर के मठ लोग क्या सोच रहे थे, कि मंदिरों में प्रवेश करने का जो गांधी जी का आंदोलन था उसको लेकर के क्या सोचते थे। इस पर बड़े विरोध भी हो रहे थे उस समय कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, मंदिरों में कैसे प्रवेश करा रहे हैं। बहरहाल उसमें कई लोग प्रगतिशील भी थे और कई जो है वो पुरानी परंपरा वाले भी लोग थे। जी सर। तो अब यह है कि हमको लगता है प्रोफेसर केशव मिश्रा साहब वहाँ मीटिंग में होंगे क्या? हाँ जी सर मीटिंग में ही है। तो अब यह है कि अगर वो मीटिंग में है तो अभी हम लोग इस बात को चाहे तो शुरू कर सकते हैं कि आपका लेक्चर प्रारंभ किया जाए, और सर आएंगे तो उनको ज्वाइन करा देंगे हम लोग, और बीच में फिर उनकी जो भी बात अपना अंत में कहना चाहेंगे तो कहेंगे। तो मैं फॉर्मली जो है वो इसको स्टार्ट करता हूँ। और सभी जो भी इसमें ज्वाइन किए हैं, हमारे बड़े भाई भी बम्बई से ज्वाइन किए हैं, राजीव पांडे जी, और उनको प्रणाम है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बॉम्बे में आर्मी में कैप्टन थे, तो अब इस समय बॉम्बे में अपने बच्चों के साथ रहते, तो उनको मैंने कहा था तो वो भी ज्वाइन किए हैं। जी। और भी बहुत से लोग ज्वाइन किए। सभी लोगों का स्वागत करते हुए, और डॉक्टर अनुराधा सिंह जी इतिहास की बहुत ही एक कहा जाए कि उदीयमान सितारा हैं। बहुत से विषयों पर आपने काम किया है। आपका प्राचीन भारत पर बहुत बड़ा कमांड है आपका, और फिर आधुनिक भारत के इतिहास पर भी आपने बहुत अच्छा सब काम किया है और कर रही हैं। और बनारस आपका बड़ा स्पेशलाइजेशन है जिस पर आपने कार्य कराया है, और कुछ कई PhDs वगैरह भी करा रही हैं आप। तो अभी आप लोग सभी खुद भी देखेंगे कि आपका जो वाराणसी का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उस पर आप बोलेंगी कि कैसे कि वाराणसी ने हिंदुस्तान जब अंग्रेजी राज्य के अधीन आया तो बनारस के लोग कैसे उसका जवाब दिए, कैसे उत्तर दिए। यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ के आम लोग, यहाँ के विश्वविद्यालय और यहाँ के विद्यालय, ये सब पूरा मिला करके ये तो कहेंगी। तो इस तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है 1857 के 1857 के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौर में। अगर उसे 1857 से या 1757 के बाद से भी अगर आप ले, कई इतिहासकार हमारे बनारस के महाराजा चेत सिंह का जो वारेन हेस्टिंग्स से विद्रोह हुआ उसको भी कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का पहली आवाज बनारस से प्रारंभ होती है। तो ये सब बातें भी डॉक्टर साहब बताएंगे आप लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, और मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि डॉक्टर अनुराधा सिंह जी अपना वक्तव्य प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर जब मेरे बारे में बोलते हैं तो मेरी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि थोड़ी डर भी लगने लगता है कि सर इतनी बड़ी इस तरीके से जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो मैं उस पे खरी उतरूंगी या नहीं। सर का आदेश है कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन में बनारस की भूमिका पर बात करूं।
एक मिनट में ऐसा लगता है कि आवाज इको कर रहा है। आवाज की प्रॉब्लम है क्या? बाकी लोगों से निवेदन है कि अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, आवाज इको हो रही है। जैसे वीरप्पन आप अपना माइक ऑफ करिए, और भी जो बच्चे लोग हैं वो माइक ऑफ कर लेंगे तो आवाज गूंजेगी नहीं। जी जी जी। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि सर का ये आदेश था कि अनुराधा आप राष्ट्रीय आंदोलन में बनारस की भूमिका के बारे में कुछ बातें रखिए। तो लेकिन उसके साथ साथ आप बनारस की प्राचीनता, बनारस के का कैसे उल्लेख आता है और कैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है बनारस में, इसको भी कुछ समेटे हुए कुछ बोलिएगा। तो उस उद्देश्य से मैं अपनी बात को कुछ रखना चाहूंगी आप लोगों के सामने। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शायद सर आवाज बहुत इको कर रही है। मुझे लगता है कि कोई अपना माइक ऑन रखा है। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, आप लोग, बहुत इको हो रहा है। आलोक देखिए, जो लोग माइक ऑफ किए हैं उनको जरा मैसेज बोलिए कि वो अपना माइक ऑफ कर दें। ये देखो तो, ये देखो क्यों हो रहा है। नीलेश अपना वो ऑफ कर लीजिए, चाहे तो वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। भाई साहब अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। नहीं ठीक है सर, अब आएगी आवाज। वीडियो ऑफ कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपका भाई साहब वीडियो ऑफ हो जाने से आवाज एकदम क्लियर आने लगती है, और माइक तो ऑफ रहता ही है। जी ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बनारस के कई नाम हैं और प्रत्येक नाम अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुआ है। जब हम काशी की बात करते हैं तो इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। साथ में अब इसका रेफरेंस मैं नहीं दूंगी क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। अथर्ववेद में हम जो ये बात कहेंगे उससे संदर्भ बस इतना है कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत बनारस जो है वह उत्तर वैदिक काल में आता है। संपर्क उसके पहले बनारस में जनजीवन था। यहाँ पे इन मानव के अधिवास के भी रेफरेंसेस मिलते हैं। तमाम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी उपलब्ध हो रहा है। लेकिन यदि हम साहित्य के आधार पर बात करें तो बनारस का जो रेफरेंस है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद सतपथ ब्राह्मण में काशी राज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे शतानिक 17 इतने पराधीन आता है। इस संदर्भ में सतपथ ब्राह्मण में काशी का संदर्भ आता है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में काशीराज अजात शत्रु का उल्लेख है। साथ में कौशिकी उपनिषद और बौधायन श्रोत सूत्र में काशी और विदेह तथा गोपद ब्राह्मण में काशी और कौशल जनपद का साथ साथ वर्णन मिलता है। काशी नगरी की जो उत्पत्ति और उसकी भगवान शिव की प्रियतमा बनने की जो कथा है वो हमको स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम जैसे ही काशी का संदर्भ साहित्य में पाना शुरू करते हैं, चाहे वो अथर्ववेद हो, शतपथ ब्राह्मण हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, पुराण हो, हम एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग पाते हैं कि काशी जो है वह तमाम इतिहासकारों के बीच एक बड़ा डिबेट का भी ये विषय है कि क्या काशी में पहले धर्म या पहले इकोनॉमी, किसको किसका आधार माने। तो आपको मैं ये बड़ा ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि काशी के संदर्भ में हम एक दूसरी चीजें इतनी एक दूसरे से गुथी हुई हैं कि आप उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। और इसके पैरेलल काशी बहुत ही राजनीतिक रूप से भी संपन्न रहा, और इसके फेजेस भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काशी जो है पहले महत्वपूर्ण होता है, बाद में कौशल होता है, तीसरे में फिर किस तरीके से मगध के द्वारा काशी को मिला दिया जाता है। इस तरीके के तमाम जो सोर्सेज हैं वो हम लोगों को मिल रहे हैं। यदि हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन सभी ग्रंथों की काल रचना व पंथ संप्रदाय की विभिन्नता के बावजूद अगर किसी स्थान का उल्लेख समान है तो उस जगह का अस्तित्व भी क्या होता है, प्रासंगिक होता है।
शेयरिंग के अनुसार बनारस का इतिहास भारत का इतिहास है। यदि हम भारत के इतिहास, बनारस के इतिहास को देखें तो कहीं न कहीं हम संपूर्ण भारत के इतिहास के साथ उसको जोड़ करके देख सकते हैं। मार्क ट्वेन के अनुसार बनारस इतिहास से भी प्राचीन है, परंपराओं से भी प्राचीन है और